ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर और हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो का थर्ड चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जैसे कि ये शब्द बोल रहे हैं, चैप्टर की हेडिंग बोल रही है कि हम अपने नेशन की इनकम फाइंड आउट करने वाले हैं और साथ में उससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स को स्टडी करने वाले हैं। एग्रीगेट्स क्या होता है हमने पहले भी समझा। जब भी हम चीज़ों को इन टोटलिटी स्टडी करते हैं, जोड़कर स्टडी करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट्स, राइट। तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए जिन एग्रीगेट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उन सबको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, राइट। तो इनकम समझने से पहले हमें समझने की ज़रूरत क्या है? नेशनल इनकम तक पहुंचने से पहले हमें समझना है कि इनकम बनती कैसे। फिर हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, पर एक इकोनॉमी में इनकम बनती कैसे? याद करो, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या 3 स्टेजेस दिखा रहा था? प्रोडक्शन, जनरेशन एंड डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन की फेज में क्या हो रहा था? गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी। उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमने लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल चीज़ें यूज़ की थी, जो हाउस होल्ड सप्लाई कर रहा था, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले हमने उन्हें क्या किया था? पे किया था, जिससे इकोनॉमी में क्या हुई थी? इनकम जनरेट हुई थी। फिर लोगों ने उन इनकम का क्या किया? खर्चा किया मार्केट में जाके। और किन चीज़ों पे खर्चा किया? जो गुड्स प्रोड्यूस हुई थी इकोनॉमी पे, उन पर खर्चा किया। तो जब भी हम इनकम समझ रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इनकम आ कहाँ से रही है? जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए जो फैक्टर सर्विसेज यूज हो रही हैं, उनके बदले जो पेमेंट किया जा रहा है, वो इकोनॉमी में लोगों का क्या बनता है? इनकम बनता है। इनकम समझ आया। अब समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या बोल रही है। हम अपने नेशन की इनकम कैसे फाइंड करेंगे? क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना? हाँ देखो, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। अब यहाँ पे कुछ हम वर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं फटाफट, एंड फिर हम उन वर्ड्स को क्या करेंगे? समझ लेंगे। देखो क्या बोल रही है हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल होता है, यानी कि हम टोटलिटी में देख रहे हैं कि इसको फैक्टर इनकम को। फैक्टर इनकम क्या होगी? अभी हमने क्या डिस्कस किया? इनकम कैसे जनरेट होती है? जब भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके बदले में फैक्टर पेमेंट आता है, वो इकोनॉमी के लिए क्या होती है? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। जो हमारे देश में नॉर्मल रेजिडेंट्स है, वो जो फैक्टर इनकम बना रहे हैं, उसको हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं? नेशनल इनकम में। एक और बात क्या लिखिए कि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होगा, यानी कि हम हर साल क्या करने वाले हैं? नेशनल इनकम फाइंड करने वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब हमें समझना क्या है थोड़ा डिटेल में कि फैक्टर इनकम क्या होती है और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। अगर हमें इतनी बात पता लग गई कि कौन सी कमाई उठानी है और कौन करेगा वो कमाई उठानी है, तब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम सब क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। किसको बात समझ में आ रही है? किसने कमाया, कितना कमाया, जब पता लग गया फिर साथ में जोड़ेंगे और हम नेशनल इनकम निकाल के दे देंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, तो अब हम समझेंगे सबसे पहले कि फैक्टर इनकम क्या होती है। ये आपको पिक्चर दिख रही है। हमने बात क्या की? जब हमने सर्कुलर फ्लो से लेक्चर को शुरू किया तो मुद्दा क्या था कि जो प्रोडक्शन है वही क्या कर रहा है? इकोनॉमी में इनकम जनरेट कर रहा है, हाँ या ना? तो प्रोडक्शन में क्या क्या यूज हो रहा है? लैंड, लेबर यूज हो रहे हैं, कैपिटल यूज हो रही है, जो भी मशीनरीज वगैरह, और एंटरप्रेन्योर यूज हो रहा है। ये हमारी इकोनॉमी की क्या है? फैक्टर सर्विसेज। क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए ये चारों चीजें? फैक्टर सर्विसेज।
अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडिशनल क्या समझना है, ये बात तो हमें पता ही है। ऐड हम क्या करेंगे कि जो फैक्टर सर्विस लैंड है, फैक्टर सर्विस लेबर है, इनका मतलब क्या है। लैंड का क्या मतलब है, जमीन का एक टुकड़ा नहीं। लैंड का मतलब है ऐसे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें आप एम्प्लॉय कर रहे हो प्रोडक्शन के प्रोसेस में, जिन्हें आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के प्रोसेस में। हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली लैंड का मतलब ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आपकी क्लास में आपका टीचर आपको बोले कि 80 to 90 जितने भी बच्चों के नंबर आते हैं उनको ए ग्रेड मिलेगा। अब यहाँ पे 89 वाले को, 81 वाले को, 85 वाले को, 90 वाले को, सबको कौन सा नंबर मिल रहा है, सबको कौन सा ग्रेड मिल रहा है, ए। तो ए ग्रेड डिफरेंट चीज़ों को क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। उसी तरीके से जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये डिफरेंट चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं। लैंड मतलब एनी नेचुरल रिसोर्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहा है। लेबर मतलब कोई भी पर्सन जो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो क्या है, लेबर है। उसके बाद कैपिटल क्या है, कैपिटल ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई भी चीज़ है जिनको आप यूज़ कर रहे हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मशीनरीज यूज़ कर रहे हो, व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन नहीं है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा आइडिया है जो बाकी के तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को साथ में जोड़कर, साथ में लेकर काम में लेकर आता है। अब आप दिमाग लगाओ कि दुनिया में लैंड भी बहुत है, लेबर भी बहुत है, कैपिटल भी बहुत है, लेकिन इन तीनों चीज़ों को जब कोई पर्सन इकट्ठा करता है एंड काम में लेकर आता है, वो क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योर। किसको बात समझ में आ रही है, फैक्टर सर्विसेज समझ में आए कि क्या होती है। अच्छा, तो फैक्टर सर्विस को जो भी हम पेमेंट करने वाले हैं, उनकी सर्विसेज यूज करके जो भी हम पेमेंट करेंगे उसका नाम क्या रख देंगे, फैक्टर इनकम। जैसे लेबर को क्या पे करोगे, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लैंड के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए क्या दोगे, रेंट दोगे। जो कैपिटल यूज हो रहा है, मनी वैल्यू, मशीन वैल्यू, जो भी चीजें यूज हो रही है उसके लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने घर क्या लेके जाएगा, प्रॉफिट लेके जाएगा। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ये सब चीजें क्या होने वाली हैं, उसमें इंक्लूड होने वाले, क्योंकि क्या समझा था, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अब हमारे मन में सवाल आ रहा है कि सब तो इंक्लूड कर लिया, फैक्टर इनकम में हमने सबकी इनकम तो इंक्लूड कर ली, तो क्या कोई और इनकम भी होती है जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारी बुक हमें क्या कह रही है, स्पेसिफिकली लिख रही है ना कि फैक्टर इनकम इंक्लूड करना है। लिखने की जरूरत ही क्या थी, इनकम ही लिख देते हैं, सिर्फ यही तो इनकम होती है। नहीं, फैक्टर इनकम के साथ साथ हमारे पास ट्रांसफर इनकम्स भी होती हैं। क्या होती है फैक्टर इनकम्स, देखो हमारे फैक्टर्स ने कमाई है, लेकिन ट्रांसफर इनकम कमाई नहीं जाती, ये अनअर्न्ड इनकम होती है। मेरे पास पैसे हैं, मैंने चैरिटी में डोनेट कर दिए, तो वो क्या बन जाएगी, ट्रांसफर इनकम। चैरिटी वालों ने वो कमाई नहीं है, मैंने क्या कर दिया, उन्हें डोनेट कर दिया। किसको बात समझ आ रही है। ऐसी जो हमारी इनकम होती है वो इकोनॉमी में, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा याद रखना है, वो समझ आ गया तो हम सब कुछ रिलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर जो था उससे हम क्या कह रहे हैं, इनकम जनरेशन देख रहे हैं, हाँ या ना। लेकिन जो चैरिटीज है, जो डोनेशन है, उन्होंने कोई फैक्टर ऑफ सर्विसेज दिया है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है, उनको फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, नहीं। उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इनकम जनरेशन फेज में, वही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। ऐसी इनकम्स को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं करें। किसको बात समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रहा तो देखो एक क्विकली एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर था उसने 100 रुपये बनाए, उसके बाद ये क्या करेगा, 100 रुपये के फैक्टर पेमेंट्स करेगा, हाँ या ना। किसको बात समझ में आ रही है। अब जब मैं फैक्टर पेमेंट्स बोल रही हूँ तो मतलब फैक्टर इनकम जनरेट हुआ है, नेशनल इनकम में मैं इंक्लूड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैं ट्रांसफर इनकम बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ इन 100 रुपये में से एक पर्सन ने अपने 10 रुपये किसी और को दे दिए, तो यहाँ पे
एडिशनल 10 रुपए आया है? नहीं, जो एक पर्सन के पास था वो दूसरे पर्सन के पास चला गया, यानी कि इस फेज में पैसा कितना रहने वाला है? 100 ही रहने वाला है। दिस इज द रीजन हम कभी भी नेशनल इनकम निकालते हुए ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? लो इसे हटा देते हैं। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम है? अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई नहीं गई है। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है? जो हमने कमाई है, अर्न्ड इनकम। ट्रांसफर इनकम क्रिएटेड या जनरेटेड बाय चैरिटी या डोनेशन। चैरिटी, डोनेशन, पेंशंस, ये सब हमारे लिए क्या हो जाती है? ट्रांसफर इनकम, क्योंकि कमाई नहीं गई है। अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, ये कमाई जाती है जब आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। फिर क्या लिखा है? इट इज नॉट अकाउंटेड while calculating national income, it is accounted while calculating national income. national income में फैक्टर इनकम्स इंक्लूड होंगी और ट्रांसफर इनकम्स इंक्लूड नहीं होंगी। रीजन भी हमें समझ आ गया क्यों? हाँ या ना? बोलो। किसको? हमारा जो नेशनल इनकम का डेफिनेशन था कि जो नेशनल इनकम है वो सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, इतना पार्ट बिल्कुल समझ आ गया। अब हमें क्या समझना है कि यार नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? क्या आइडिया आता है दिमाग में? नॉर्मल रेजिडेंट मतलब एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं? नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट का कुछ एक्स्ट्रा मतलब होता है। क्या मतलब होता है? नॉर्मल रेजिडेंट हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रह रहे हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। और क्या फैक्टर होना चाहिए? उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी इकोनॉमी में होना चाहिए जहाँ पर वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहे हैं, उसी इकोनॉमी में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी इकोनॉमी के अंदर कर रहे हैं। नोट, डज नॉट इंक्लूड पीपल हु ट्रेवल फॉर स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट। जो भी बच्चे यहाँ से कनाडा में गए हुए हैं वो वहाँ पे 4-5 साल रहने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे, वो हमारे देश के ही नॉर्मल रेजिडेंट रहने वाले। किसको इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? चलो, तो अब हमें क्या समझना है कि हमें समझ आ गया कि ऑर्डिनरी डिसाइड करना चाहिए वो हमारी कंट्री के अंदर और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर होना चाहिए। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये पर्सन है हमारे पास, ये क्या बोल रहा है? ये फ्रेंच है, इसके पास फ्रेंच पासपोर्ट है, फ्रेंच सिटीजनशिप है। ये क्या बोल रहा है कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ पिछले 10 सालों से और मेरी फैक्ट्री है यहाँ पर। हमारा क्या मन कर रहा है कि क्योंकि यार ये फ्रांस का पासपोर्ट है, ये फ्रेंच सिटीजन है, तो इसको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करें या ना करें? ये जो भी अर्न कर रहा है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? हम बोल रहे हैं नहीं, नो, नहीं होगा नेशनल इनकम में इंक्लूड, क्योंकि तो फ्रेंच सिटीजन है। इधर आ जाते हैं, ये क्या बोल रहा है? ये एक इंडियन सिटीजन है पर ये फ्रांस में रह रहा है और कह रहा है आई हैव मूव्ड टू फ्रांस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स। मैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए क्या कर रहा हूँ? फ्रांस में रह रहा हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा? इंडिया का है पर रह कहाँ रहा है? फ्रांस में रह रहा है। आप कह रहे हो हाँ इंडिया का है ना, तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अब आप एक जगह गलत हो, एक जगह सही हो। आप बिल्कुल सही हो कि क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए बाहर गया हुआ है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी ही कंट्री में होगा, इसीलिए इस पर्सन को हम हमारा नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करने वाले। लेकिन जो ये पर्सन है, इसको आपने बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है क्योंकि तो फ्रेंच सिटीजन है। किसी की सिटीजनशिप हमें मैटर नहीं करती है। नॉर्मल रेजिडेंट हमने किसे बोला है? ऐसा पर्सन जो इंडिया में या किसी भी हमारी कंट्री में बेसिकली कह सकते हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? हमारी कंट्री में है। किसको बात समझ में आ रही है? तो जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो हमारी टेरिटरी के अंदर भी हो सकता है और उनसे बाहर भी हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है? हाँ या ना? किसको समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा हम इसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसे हटा देते हैं और हम चलते हैं डिफरेंस के बॉक्स पे। कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट को क्या किया हुआ है? सेपरेट किया हुआ है ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? पर्सन जो ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है इंडिया में
और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है, इंडिया में है, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, जो भी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो इंडिया में ही परफॉर्म कर रहा है। पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया विद नो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कोई इंडिया में रह तो रहा है पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। रिजाइडिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर रिजाइडिंग पीरियड यूजुअली 1 साल से कम हो सकता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होगा, इस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में होगा, इंडिया में नहीं होगा। ओके, और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हमने क्या किए ने, डिफरेंशिएट किया। क्या क्या है, एम्बसीज वर्कर्स, एम्बसीज क्या होती हैं, जो भी एक कंट्री होती है उसकी डिफरेंट कंट्रीज में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडी होती है। जैसे इंडिया अगर चाइना में या अमेरिका में क्या होगा, इंडिया का एक ऐसा ऑफिस होगा जहां पर टोटल कंट्रोल इंडिया का होगा, इंडिया उसे अपने तरीके से रेगुलेट करेगा। एंड ये बॉडीज़ बनाई इसलिए जाती हैं ताकि दूसरी कंट्री से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में इंडिया की जो एम्बेसी है वो डील करेगी फ्रांस से, डिप्लोमैट्स से, ताकि हम क्या कर सके, किसी टाइप के सॉल्यूशन में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह उनके बारे में फ्रांस से रिजॉल्वमेंट कर सके, बातचीत कर सके। तो एम्बेसीज बेसिकली क्या होती है, किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज या ऑफिसेस होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि एम्बेसी क्या होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऐसी बॉडीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करती। जैसे अगर इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया को बिलोंग करेगी, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को बिलोंग करेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई कंट्री नहीं होती है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेम ही नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एम्बेसडर्स कौन होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं, इनको हम एम्बेसडर्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि नेशनल इनकम के हिसाब से रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब समझ आ गए, पॉइंट्स क्लियर हो गए, हेडर्स। अब हम देखते हैं कि होगा इंक्लूड या नहीं होगा, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट के हिसाब में क्या लिख रहा है, हेयर द इंडियन वर्कर्स इन फॉरेन एम्बेसीज आर इंक्लूडेड। इंडिया के जो वर्कर्स फ्रेंच एम्बेसी में, पाकिस्तान की एम्बेसी में, अफ़गानिस्तान की एम्बेसीज़ में, इन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ में जो इंडियन वर्कर काम कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। द फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी आर नॉट इंक्लूडेड। इसी तरीके से इंडिया की जो एम्बेसीज़ बाहर हैं उनमें जो काम करने वाले फॉरेनर्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एम्बेसी चाहे इंडिया के, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में लाया करता है, इसीलिए वो हमारे लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट। बात समझ में आ रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रही है, जैसे WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या लिखा है, इंडियन एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन इंडिया आर इंक्लूडेड। ऐसे इंडियंस जो इंडिया में लोकेटेड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उन्हें हम इंक्लूड करेंगे। फॉरेनर्स एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन WTO WHO में समझ लो कोई फ्रेंच वुमन काम कर रही है, कोई पाकिस्तानी मैन काम कर रहा है, इन लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने, क्योंकि इनका इंटरेस्ट कहाँ है, एंड ऑफ द डे अपनी कंट्री में। पॉइंट क्या पकड़ के रखना है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है और ऑर्डिनरी वो रिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे। एक और पॉइंट कि अगर वो हेल्थ की वजह से या स्टडी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वो इंक्लूड नहीं होंगे किसी और कंट्री में, वो हमारे कंट्री के ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। राइट, चलो एम्बेसडर। इन दिस द एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कंसिडर्ड। इंडिया के जो भी एम्बेसडर दुनिया के किसी भी कोने में हैं उनको हम अपना नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। ऑन द अदर हैंड एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कंसिडर्ड। क्या बोला है, नॉन रेजिडेंट कौन है, जो दुनिया भर के एम्बेसडर्स इंडिया में आए हुए हैं, फ्रांस का एम्बेसडर, जर्मनी का एम्बेसडर, अमेरिका का एम्बेसडर, उनको हम अपना नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। सिग्निफिकेंस इन नेशनल इनकम। National income includes income from normal residents of the India.
नेशनल इनकम डजंट कंसिडर इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट। तो जितने भी आपने देखे इन सब की इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं होगी, और हमारे ये जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं इनकी इनकम नेशनल इनकम काउंट करते हुए इंक्लूड होगी। वापस एक बार डेफिनेशन पे चले, क्या बोल रही थी हमारी डेफिनेशन कि नेशनल इनकम सम टोटल है फैक्टर इनकम का अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट of a country during the period of an accounting year। बोलो किसको नेशनल इनकम समझ आया? हम एक आइडिया बिल्ड कर पाए कि क्या है फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। होपफुली ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक्स डिस्कवर करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सोच सकते हो, कमेंट डाउन कर सकते हो जो आपको लगता है नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, फैक्टर इनकम है या ट्रांसफ़र इनकम है। मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ जल्द ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।